नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। सोना, 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 नॉट स्लीपिंग बट गोल्ड। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी नोटिस में आ रहा है कि भारत इज एक्चुअली एक्यूमुलेटिंग मोर गोल्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भारत मतलब सोने की हंट में है। देयर आर 4-5 कंट्रीज जहाँ से आप खरीद रहे हैं। अफ्रीका से ज़्यादा आ रहा है, यूएई से आता है काफ़ी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ परचेज राइट नाउ। नॉट जस्ट प्राइवेट परचेज, प्राइवेट परचेज इज डिफरेंट, वो तो अभी बढ़ेगी क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है। बट द कंट्री एज अ होल, इसके ऊपर निर्मला सीतारमण जी ने दो एक आधा हफ्ता पहले जब जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में बात हुई थी, शी गेव एन इंटरव्यू एंड शी स्पोक अबाउट इट एज़ वेल। आरबीआई की तरफ से काफ़ी टाइम से कुछ ना कुछ चीज़ें आ रही हैं। व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू हियर? ठीक है, क्या करने की क्या कोशिश कर रहे हैं हम लोग? लेट्स फाइंड आउट। प्रतिकृत भाई, नमस्कार। नमस्कार। तो अगर आप देखेंगे अभी इंडिया का जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इट इज अराउंड 690 प्लस बिलियन डॉलर, करीब करीब 700 बिलियन डॉलर। तो उसमें इंडिया का जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग है वो अभी 232 टू 33 बिलियन डॉलर है। तो वैसे ही आप एक सेफ गार्ड रख रहे हो कि आपकी जो जितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो पूरा यूएस ट्रेजरी में नहीं है ऑलरेडी। इसका एक कारण है कि ये जो यूनिलैटरल सैंक्शंस, फिर सैंक्शंस के बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रीज कर देना, जो रशिया के साथ इन लोगों ने किया, अफगानिस्तान से एग्जिट करने के बाद अफगानिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ किया। तो इसी वजह से एक सेफगार्डिंग है। तो आपके डाइवर्सिफाइड करेंसीज है, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। सेकेंडली, अगर आप देखेंगे गोल्ड खरीदना, तो अभी जो जितना इंडिया के पास अभी आरबीआई का गोल्ड है, इट इज समथिंग अराउंड 879 टन्स या उससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब कुछ डेसिमल में भी होगा। तो देर आर टू थ्री एस्पेक्ट्स टू इट। वन इज कि आप वो जो सिटी ऑफ लंदन है या फिर इंग्लैंड से कितना गोल्ड वापस ला रहे हो और फ्रेश कितना गोल्ड खरीद रहे हो। एंड द अदर पार्ट इज यू आर ग्रेजुअली रिड्यूसिंग योर एक्सपोजर टू द यूएस ट्रेजरी। ये एक एक 6 महीने के लिए नहीं होता है। दीज आर नॉट फॉर 6 मंथ्स प्रेडिक्शंस के ऊपर नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि यूएस ने टैरिफ के बारे में कुछ किया तो सडनली ये हुआ है। दीज आर लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस के ऊपर बेस करके इंक्रीमेंटली आप अपने पोर्टफोलियो चेंज करते हो। इसके दो तीन चीजें ऐसे होता है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सिर्फ इंडिया नहीं, चाइना भी कर रहा है। चाइना भी अपना जो ट्रेजरी में, यूएस ट्रेजरी में एक्सपोजर है वो कम कर रहा है। तो सडनली अगर देखा जाए तो somebody might see कि अरे ब्रिक्स का करेंसी आ रहा है इसलिए, नहीं ऐसा नहीं है। ब्रिक्स का करेंसी स्टिल फार अवे, बट ये बिकॉज देर इज लॉट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी राइट नाउ। अनप्रिडिक्टेबिलिटी भयंकर लेवल पे है, तो आपको पता ही नहीं अल्टीमेटली होगा क्या। इफ यू लुक एट द रशिया यूक्रेन वॉर, जितना भी कुछ हो रहा है अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हो रहा है। वो द वॉर इज एक्सपैंडिंग and Russia has a well-oiled war machinery, which is actually, in spite of hiccups, that it is steamrolling through यूक्रेन, और ये स्प्रेड करेगा। फिर आप देख रहे हो कि यूएस के अंदर ही एक देर आर मल्टीपल एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। एक तो है पॉलिसी लेवल पे तेरा टर्मोइल बिटवीन व्हाइट हाउस एंड वॉल स्ट्रीट। फिर एक लेफ्ट और राइट विंग के बीच जो लड़ाई है, दैट इज ऑलरेडी टेकिंग अ डेंजरस शेप। और वैसे भी अमेरिका में कोई अगर इस तरह के सिचुएशन आ गया कि मतलब हाथ में बंदूक लेके लोग बाहर निकलेंगे, हमारे यहाँ तो पत्थर और लाठी होता है ज्यादा से ज्यादा, वहां तो सबके पास 10-10 बंदूकें हैं। तो चार्ली कर्क का जो डेथ है उसके बाद हाउ इट विल स्प्रेड, या फिर जो लेफ्ट एंड राइट का जो वहां पे टर्मोइल है, इट इज प्रोफाउंड। ये दिखता नहीं है क्योंकि वेस्टर्न मीडिया में दम नहीं है उसके ऊपर ज्यादा लिखने की, वो कंट्रोल ही करता है लेफ्टिस्ट। तो बेसिकली क्या है कि बहुत ज्यादा है वहां पे, टर्मोइल इज वेरी डीप। सेकेंडली, यूरोपियन यूनियन अगर इस लड़ाई में पूरी तरह से वैसे ही इन्वॉल्व है, बट इफ द अटैक स्टार्ट बियॉन्ड यूक्रेन, फिर क्या होगा? फिर यूएस क्या कर रहा है? व्हाट इज द पॉलिसी प्रोजेक्शन फॉर यूएस? इस पे किसी को पता नहीं है। इंडिया को डेड इकोनॉमी बोला जाता है, टैरिफ लगाया जाता है, फिर ग्रेट इकोनॉमी बोला जाता है, फिर बोला जाता है अरे ये मजबूरी में लगाना पड़ा, इसका तो बहुत ज्यादा मेरे ऊपर दबाव, मतलब प्रॉब्लम तो है, इसीलिए ये जब बोलता रहा कि वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट इंडिया, फिर बोलेगा
बहुत कुछ करना है, ग्रेट फ्रेंडशिप है। फिर उसके बाद उनके जितने चट्टे बट्टे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ बोलता रहता है। ईयू के साथ यूएस का ट्रेड डील अल्टीमेटली होगा कि नहीं, हमें पता नहीं, नहीं होगा। 1.5 ट्रिलियन डॉलर का प्लेज कौन इन्वेस्ट करेगा यूएस में? फिर जापान के साथ आपने देखा, वो ट्रेड डील की वजह से सरकार गिर गया। उसमें और भी 2-3 और कारण है। इमिग्रेशन इज वन बिग इशू व्हिच इज अगेन बीइंग पुश्ड बाय द लेफ्टिस्ट जो कबाल है ग्लोबल। सो अल्टीमेटली अगर आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अपना रखना है तो 2-3 लेसन्स है। नंबर 1, योर एक्सपोजर टू ग्लोबल एक्सपोर्ट्स या ग्लोबल ट्रेड बहुत मिनिमल होना चाहिए। तो अगर जैसे मैंने पहले भी कहा था, इंडिया का जो अभी लग रहा है कि विल मेंटेन दैट 80-20 रेशियो, 20% से ज्यादा या 22% से ज्यादा आप अपना एक्सपोर्ट्स एज पार्ट ऑफ जीडीपी नहीं करेंगे। ओवरऑल यूएस में नहीं, ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जितना भी ग्लोबल वल्नरेबिलिटी होगा उसका इम्पैक्ट इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड आपके ऊपर होगा। सेकेंडली, इट गोज द सेम वे व्हेन इट कम्स टू योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कि आपको इतना डाइवर्सिफाई करके रखना है कि यू विल नॉट बी इम्पैक्टेड बाय डिसरप्शंस इन एनी पर्टिकुलर करेंसी या फिर बाय एनी पर्टिकुलर फॉरेन गवर्नमेंट। फिर उसके बाद ये है कि ये सारे करेंसीज ऑलरेडी इंटरकनेक्टेड है, एक में इम्पैक्ट आएगा तो दूसरा में भी आएगा। सो व्हाट यू डू देन, यू एक्चुअली डाइवर्सिफाई बियॉन्ड करेंसीज इनटू हार्ड मेटल व्हिच इज लाइक गोल्ड। फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, यू आर ऑल्सो रिड्यूसिंग योर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, फॉरेन करेंसी बेस्ड ट्रांजैक्शंस बाय प्रमोटिंग द यूपीआई और रूपी, जैसे रूपी वॉस्त्रो अकाउंट है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा नहीं कि इंडिया का आरबीआई का कोई ग्रैंड स्ट्रेटेजी लेके चल रहा है, बट दीज आर इंक्रीमेंटल चेंजेस टुवर्ड्स अ लार्जर ऑब्जेक्टिव। इंक्रीमेंटल चेंजेस है क्योंकि आपको पता है कि आपका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। You are not talking about anti-Western thing, you are talking about a non-Western at best. Secondly, ब्रिक्स करेंसी होगा कि नहीं होगा हमें पता नहीं है, बट इवेंचुअली जो ब्रिक्स कहता है, जो इंडिया कहता है, एंड मेनी कंट्रीज एक्चुअली एडवोकेट दैट, इज ग्लोबल ट्रेड इन लोकल करेंसी। क्योंकि ग्लोबल ट्रेड इन फॉरेन करेंसी में वल्नरेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। अभी जैसे जिस तरह से यूएस हैज वेपनाइज्ड, जिस तरह से यूएस हैज वेपनाइज्ड सैंक्शंस, जिस तरह से यूएस हैज वेपनाइज्ड ट्रेड, जिस तरह से यूएस हैज वेपनाइज्ड स्विफ्ट, और जिस तरह से यूएस हैज वेपनाइज्ड फॉरेन एसेट्स इन यूएस ट्रेजरी, तो वहां से थोड़ा थोड़ा करके ही आपको एक्सपोजर कम करना पड़ेगा। यू कैन नॉट डू इट इन वन डे बिकॉज दैट इज ऑलमोस्ट लाइक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। यूएस के लिए सबसे सेंसिटिव चीज डॉलर है, बाकी कुछ है ही नहीं। उनके उनके नेचुरल रिसोर्स और नेशनल रिसोर्स एक ही चीज है, वो डॉलर है। ये जो यूएस एंटरप्रेन्योरशिप लेके बहुत कुछ बोला जाता है, यूएस स्टार्टअप लेके इंडिया में भी बहुत ऑब्सेशन है। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, दे हैव क्रिएटेड सम ग्रेट एंटरप्राइजेस, ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस। बट आप सोचिए कि आप जिस देश के पास इट हैज एन अनब्रिडल्ड, अनमिटिगेटेड, insurmountable, unrestricted right to print a currency, which is the global currency for trade and global currency for reserve, तो फिर आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप करना बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप किसी भी कंपनी को लगा दो और उसको बोलो तुम एक दिन ना एक दिन सक्सेसफुल हो जाना, जितना पैसा लगेगा मैं छाप छाप के तुम्हें देता रहूंगा। दैट ऑर्गेनाइजेशन वन डे विल बिकम सक्सेसफुल। If you see the major organizations in the last 20 years from US, many of them have massive global footprint today. अभी भी वो प्रॉफिट नहीं करता है, but they are sustaining. Somebody is funding it. Now वो फंड कहां से आ रहा है? Because of that currency issue. So उनके लिए करेंसी इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप या डॉलर ट्रंप भी बोल सकते हो उसको, ये कुछ भी करे ना करे, एक चीज तो बोलता है कि डॉलर के ऊपर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता रशिया यूक्रेन लड़ाई चलता रहे, बट उसको फर्क पड़ता है जिस दिन ब्रिक्स कुछ एक साथ हो जाता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यूरोप बर्बाद हो जाए, उससे तो वो खुश होंगे। खुश इसलिए होंगे कि वो यूरो वाला चिंता ही खत्म। वैसे ही यूरो वाले का वैसे ही प्रॉब्लम में है। So then its bargaining power of America goes up if EU is down, and which is already down, which will be more down because of the war. पर उनके लिए टेंशन आ जाता है जब इंडिया, रशिया, चाइना जब एक साथ उस दिन मिले थे, the three heads of state. It's not that they're concerned about three countries coming together. It's about what next. Will it be a new BRICS currency? Will it be more fortification of the BRICS? Will it be more multilateral institutions coming up under BRICS, like the New Development Bank? ये प्रॉब्लम है। उनके प्रॉब्लम है ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो बना के रखा है IMF, वर्ल्ड बैंक, बेस्ड ऑन डॉलर। उनके प्रॉब्लम है दैट। तो
whether it is the new development bank or a BRICS currency or a BRICS payment mechanism or a Vostro account or diversification of your currency basket or buying of gold, these are all for one thing. आप देखेंगे these are because you are expecting a turmoil. और ये नई चीज नहीं है आदि भाई, अगर आप देखेंगे every 80 years दुनिया में एक बड़े लड़ाई आई है. These are based on trends. अगर पैटर्न स्टडी कोई करे, every 80 years it has come. अगर आप वो ट्रेजेक्टरी देखेंगे what used to happen during and before the first world war, खैर वो तो यूरोपियन वॉर है, वर्ल्ड वॉर बोलना ही नहीं चाहिए, बट आप देखेंगे देयर वर सर्टेन वेरी वेरी डिफाइंड थिंग्स हैपनिंग रिगार्डिंग द बुलियन मार्केट. बुलियन मार्केट का कोई अगर पैटर्न स्टडी करे हाउ इट वाज बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इन व्हाट डायरेक्शन इट इज गोइंग नाउ, यू विल सी रिमार्केबल सिमिलैरिटीज. इसका मतलब ये नहीं कि कल ही वर्ल्ड वॉर आने वाला है, बट देयर इज वॉर ऑलरेडी गोइंग ऑन इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, जहां पे एक एक जगह आप देखिए ना, टेल मी वन प्लेस विच इज एट पीस. इज एक्चुअली नॉट, एक्सेप्ट फॉर अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड शायद, कहीं पे शांति है ही नहीं, एंड इट इज ओनली गोइंग टू गो अप. सो दीज आर इंक्रीमेंटल चेंजेस. अगर आप अचानक देखेंगे तो आपको लगेगा अरे आरबीआई का जो डॉलर रिजर्व है वो तो 1.5 बिलियन डॉलर ही गिरा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क उसका नहीं पड़ता. फर्क पड़ता है आप क्वांटम ऑफ गोल्ड खरीद रहे हो, आप ट्रेजरी एक्सपोजर हटा रहे हो, आप वॉस्ट्रो अकाउंट को प्रमोट कर रहे हो, आप यूपीआई को प्रमोट कर रहे हो, अब मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस तैयार भी कर रहे हो लाइक न्यू डेवलपमेंट बैंक, और आप एग्जिस्टिंग मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म की बात कर रहे हो. फिर यू आर टॉकिंग अबाउट नॉन वेस्टर्न अलाइनमेंट्स, यू आर रेजिस्टिंग द प्रेशर्स. पहले के जमाने में क्या होता था, कोई अगर जिस तरह से इंडिया ने ट्रेड डील रिफ्यूज कर दिया, बहुत सारे देश है जहां पे ऐसे ट्रेड डील रिफ्यूज करता है तो फिर बोलता है कि वहां डेमोक्रेसी खतरे में है, चलो वहां डेमोक्रेसी लाते. इस वजह से ना सब, या फिर यू हैव कंप्लीटली गिवन अप योर सोवरेन डिसीजन मेकिंग राइट्स लाइक जापान, वो मजबूरी में कर लेता है बिकॉज उनको पता है कि कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है. दे हैव ओवर डिपेंडेंस ऑन द अमेरिकन मार्केट एंड देयर इज अ चाइना फैक्टर फॉर जापान. चाइना फैक्टर बहुत बड़ा है, पर उनके डिफेंस, हाँ, जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्स का कोई बजट नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा, अच्छा खासा बजट है, बट उनके जो सिस्टम्स है दोज आर मोस्टली डिफेंसिव प्लेटफॉर्म्स, दीज आर नॉट ऑफेंसिव सिस्टम्स. तो अभी भी जापान डिपेंड्स ऑन यूएस फॉर ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म्स. ऑफेंसिव मैकेनिज्म जापान के पास है ही नहीं. सो if you look at the larger spectrum, Atmanirbharta, your foreign policy independence, your diversification of the currency, your buying of more gold, then you see a larger pattern shaping up. Individually देख के लगेगा बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, but as part of a larger game, these are interesting patterns. और अब पैटर्न अगर आप देखेंगे, इंडिया के लिए ऑप्शन नहीं है. ऐसा नहीं कि इंडिया दुश्मन है अमेरिका, अमेरिका के साथ अभी भी ट्रेड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के साथ ट्रेड, बट यू आर हेजिंग योर रिस्क. That is it. At most, is it that India कोई एंटी अमेरिका अलाइनमेंट कर रहा है? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. यू आर ओनली हेजिंग योर बेट्स, दैट्स इट. बिकॉज आपको पता ही नहीं कल होने क्या वाला है. देयर इज एंड देयर इज अ ह्यूज लेवल ऑफ पॉलिसी अनसर्टेनिटी both in United States, in European Union. You don't know what they're going to do next. That is what is happening. This is my understanding. Back to you. Yeah, that is there. And secondly, you look at their erratic behavior. अभी वो नेटो को बोल रहा है कि भैया तुम सैंक्शन लगाओ, ये करो, वो करो, all sorts of bloody rubbish every day they come up with. And see, the point is, I'll be honest with you, Trump himself may have good instincts, and we know about it. उसने his instinct to stop these wars and this and that, these are good instincts, but he can't do bonkers about it because he's surrounded by people like Scott Bessent and multiple other neocons. कुछ नहीं कर सकता वो. So there is this period of uncertainty. Abhi, by the way, that other guy, what's his name, Lindsey Graham, he's come up with that sanction campaign again, 500%. ठीक है, and they've got some 83 senators backing that. The point is, जैसे पथिकृत बोल रहे थे कि अनसर्टेनिटी का इनका कोई भरोसा नहीं है. I mean, to spite someone else's nose, they'll cut their own face, sort of a thing. It's like that.
mainly there's also another angle to this that I kind of see, you know, which is also your foray into Africa, because your gold is coming from there at the end of it. ठीक है, तो वो एक interesting and important foray रहेगा, where you can actually build up these relationships, and because of these relationships you will be able to actually safeguard yourself from some of these tariffs. That is the one advantage I see coming out of this situation. And uske upar the biggest advantage is uske andar, when you're doing stuff like this, you also have opportunity to spread your rupee, spread the UPI, spread the financial inclusion systems जो आपके पास हैं, वो सब जो technology है आपके पास, you can spread that. It does create another opportunity for us. So I think that is another thing that I see happening as far as this is concerned. क्योंकि आप देखो regular visits to Africa, and there's a lot of build up there. So one sees a potential coming out there as well. सो अगर आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को जितने टारगेट दिया गया है फॉर 40 ऑड कंट्रीज, दिस इज अ वेकअप कॉल इंटरेस्टिंगली जो टैरिफ वाला इशू हुआ, तो 40 ऑड कंट्रीज में ज्यादातर ग्लोबल साउथ के ही देश है और अफ्रीका के बहुत सारे देश इन्वॉल्व है इसमें। और अफ्रीका इज लिटरली इट हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल, और इंडिया के ऊपर भरोसा उनका है कि बट द थिंग इज दैट इंडिया से एक्सपेक्टेशन बहुत लोगों का था, बट इंडिया नेवर asserted itself to that level, बट अभी कर रहा है अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो हो रहा है। सो यस, अफ्रीका इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे आप जेन्युइनली उनकी डेवलपमेंट कर सकते हो, क्योंकि इसके पहले जिन लोगों ने गया था अमेरिका से भी और कुछ हद तक चाइना से भी, वो दैट हैज एक्चुअली रूइंड देम। दूसरी चीज है कि देखिए ये जितने ट्रम्प यू सेड एंड आई एग्री दैट मे बी ट्रम्प हैज द इंटेंट ऑफ एंडिंग द वॉर, लेकिन एंडिंग द वॉर विदाउट रिड्यूसिंग यूएस सेल्स ऑफ डिफेंस आइटम्स टू यूक्रेन, दैट इज हिज प्रॉब्लम। तो कल ही वो अगर हथियार देना बंद कर दे, लड़ाई बंद हो जाएगा, बट वो नहीं कर पाएगा ना। ही हैज टू मेक यूरोपियन यूनियन या नेटो इंक्रीज द डिफेंस बजट टू 5% ऑफ द जीडीपी। 5% ऑफ EU का बजट अब जीडीपी is $20 trillion. So 5% of that is at $1 trillion. So you are asking them to invest at least $500 to $600 billion annually. कम से कम enhance करो to buy American weapon systems, to fund Ukraine, and then ask Russia to stop the war. नहीं तो रशिया यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दोगे तो फिर तो लड़ाई बंद हो जाएगा, पर वो $600 बिलियन का एनुअल लॉस होगा। दैट इज हिज प्रॉब्लम। और जितने सारे इनके अगल बगल के न्यूकॉन चट्टे बट्टे हैं, ये सारे इनके वो मिड टर्म से ज्यादा सोचते नहीं है। दे आर ऑल पेड फॉर दिस, देर आर लॉबीज। भाई यूक्रेन वो लड़ाई वड़ाई बंद करना ठीक है, लेकिन हथियार बेचना बंद मत कर रहा। तो यूक्रेन को, यूक्रेन में रशिया का हवा दिखा के, रशिया का भूत दिखा के, ईस्टर्न यूरोप में इन लोगों ने 100 से 100-150 बिलियन डॉलर का करीब कम से कम हथियार बेच चुका है। दैट्स वन। थर्ड इज कि ये इंडिया के लिए क्या है कि देखो, ये तो इनको पता है कि भाई आपको 4 से 10 ट्रिलियन डॉलर होने के बीच में ये लोग बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप भी थोड़ा अपना बेट डाइवर्सिफाई कर रहे हो, आपको भी पता है कि होने क्या वाला है। ये नेपाल वेपाल में मैं बार बार बोल रहा हूँ, नेपाल में जो हुआ, टारगेट नेपाल थोड़ी था, टारगेट तो इंडिया है। सो ऑल इन ऑल वी आर, हाँ ग्लोबलाइजेशन को लेके जो बात होती थी ना कि ग्लोबलाइजेशन इज ब्रिंगिंग इन स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, बट दैट इंटरडिपेंडेंस टुडे हैज बिकम अ लायबिलिटी एंड अ रिस्क। मैं अपना अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो यूएस ट्रेजरी में मैं रखता हूं इन डॉलर बॉन्ड्स, मुझे पता ही नहीं कि कल मेरे ऊपर सैंक्शन लगेगा तो क्या होगा, मुझे पता नहीं। दैट इज लाइक जो ग्लोबल स्टेबिलिटी की जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, इट इज लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग विद दोस। ग्लोबल स्टेबिलिटी की प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, दैट इज वाई यू आर डाइवर्सिफाइंग। एंड दैट इज वाई जो रशिया के डॉलर रिजर्व को फ्रीज किया गया, उसके बाद से ये शुरू हुआ है diversification, buying of more gold. It has started from that time onwards, because you have no idea. अभी भी देखेंगे $233 billion as part of 698 या $700 billion,
which means your dollar exposure is probably less than 40% of your entire foreign exchange reserve. आपने उसको ऑलरेडी कम कर दिया है, और भी कम हो सकता है, बट आप डॉलर रिजर्व को कम करोगे, फिर कौन सा पाउंड स्टर्लिंग यूरो कौन सा है जिसके ऊपर भरोसा करोगे? ये सारे तो पैरालिसिस की कगार पे है. So that is why you are importing more gold, and I will not be surprised अगर अगले साल you will see more of it happening, not less of it. Yep. Back to you. That's true, because this crisis धीरे धीरे करके ऐसे जैसे जैसे बढ़ेगा ये, it's going to be even more, interesting to watch. And the point is about, as Pathikrit is underlining again and again, and once more I'd like to do it, is basically about safeguarding yourself. किस तरह से आप अपनी इकोनॉमी को safeguard कर सको from these, I don't know, looking at what happened with Qatar. $400 million का प्लेन दिया, उसके बाद उसके बॉम्ब फेंक दिया. बॉम्ब फेंकने के बाद फोन आया, ये मत भूलो, फोन तो आया, बोला 10 कि मिनट के भाई बाद, 10 सरकारी मिनट के लाइन बाद, नहीं बोला. हाँ, वो लाइन कट गया था बीच में, वो लाइनमैन ठीक कर रहा था लाइन. So interesting. On that note, thank you so much for watching, and video को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families, of course. And if you can, please do contribute. सारे details आपके लिए description में available हैं. नमस्कार.